अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिहान नईम और मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा क्लास 10 10वीं जमात के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब बिजली से चलने वाली मशीन। ये एक ऐसी बिजली से चलने वाली मशीन है जो बहुत सारे काम कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंप्यूटर की मदद से आप गाड़ी जो है वो चला सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो हवाई जहाज़ को उड़ा रहा है आजकल कंप्यूटर की मदद से दूसरे लोगों तक मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, दूसरे लोगों को कॉल किए जा रहे हैं। कंप्यूटर की मदद से पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में या दूसरे मुल्क में होने वाले जो वाक़यात है उनको देखा जा सकता है, उनको सुना जा सकता है। कंप्यूटर की मदद से आप हॉस्पिटल में ऑपरेशंस जो हैं, सर्जरीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से आप लोग जो हैं वो भारी भारी बोझ जो है वो उठा सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कमरे में आपने ये देखना हो कि कितने बंदे जो हैं वो दाखिल हुए हैं और कितने बंदे जो हैं वो बाहर निकले हैं, तो एक इंसान के लिए मुश्किल होगा मुसलसल इस काम को करने में। लेकिन एक कंप्यूटर जो है वो बआसानी इस काम को कर सकता है। वो आपको गिन के बता सकता है वेरी इजीली कि कितने बंदे एंटर हुए हैं कमरे में और कितने बंदे जो हैं वो बाहर निकले हैं। इसी तरह कंप्यूटर की मदद से आप जो हैं वो आजकल ये भी इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि तस्वीर में मौजूद या वीडियो में मौजूद जो बंदे हैं वो कौन हैं, उनके नाम क्या है, उनकी एज क्या है, एंड सो ऑन। सो ये देखें, मुश्किल से मुश्किल काम जो है कंप्यूटर्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए उसको हुक्म देना पड़ेगा, ठीक है? उसको हुक्म देना पड़ेगा। जिस तरह एक इंसान किसी दूसरे इंसान से अगर उसने कोई काम निकलवाना हो, कोई काम करवाना, तो वो हुक्म देता है कि ये काम करो। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर को भी हुक्म दिए जाते हैं और इस हुक्म को कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में इंस्ट्रक्शन कहते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है? सो हुक्म को कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो है ये किस ज़ुबान में दिए जाती हैं, ये हुक्म जो है किस ज़ुबान में दिए जाते हैं? जिस तरह इंसान बहुत सारी ज़ुबानें यूज़ करता है। इंग्लिश यूज़ करता है, अरबिक यूज़ करता है, फ़ारसी यूज़ करता है, पश्तो यूज़ करता है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर की भी बहुत सारी ज़ुबानें हैं। कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए उसकी अपनी ज़ुबान में हमें बात करनी पड़ेगी, और उसकी ज़ुबान इंग्लिश नहीं है, उसकी ज़ुबान उर्दू नहीं है, उसकी ज़ुबान अरबिक नहीं है, बल्कि उसकी ज़ुबान जो है वो एक ख़ास बहुत सारी ज़ुबानें हैं इसकी, लेकिन इंसान की बनाई हुई ज़ुबानों में से इस ओके। सो जिस तरह एक इंसान दूसरे इंसान को इंग्लिश में, उर्दू में या किसी और ज़ुबान में हुक्म देकर काम निकलवाता है या काम करवाता है, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर से काम निकलवाने के लिए, कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए उसकी अपनी लैंग्वेज में, उसकी अपनी ज़ुबान में हमें उससे बातचीत करनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये वो ज़ुबान है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर से बातचीत करके कोई काम करवाएंगे या कोई काम निकलवाएंगे कंप्यूटर से। तो जिस तरह इंसान की बेशुमार ज़ुबानें हैं,
बेशुमार लैंग्वेजेस इंसान जो है वो यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश यूज़ करता है, उर्दू यूज़ करता है, अरबिक यूज़ करता है, ठीक है, जिसको उर्दू में अरबी कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बहुत सारी फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, पाइथन है, जावा है एंड सो ऑन। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कंप्यूटर को जो अहकामात दिए जाते हैं वो उनको हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, जिस तरह इंसान के अंदर भी एक मेमोरी है दिमाग की सूरत में, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी है। उस मेमोरी के अंदर इन अहकामात को, इन इंस्ट्रक्शंस को महफूज किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो ये अहकामात स्टोर कौन करता है? इन अहकामात को स्टोर करने वाले शख्स को प्रोग्रामर कहते हैं। ये इंसान होता है जो ये काम करता है, ठीक है। सो प्रोग्रामर वो शख्स है, वो इंसान है जो कंप्यूटर को दिए जाने वाले अहकामात को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। अब कंप्यूटर के अंदर जो अहकामात स्टोर होते हैं, उन अहकामात के मजमूए को, उन इंस्ट्रक्शंस की कलेक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। ये आपने याद रखना है, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी असल डेफिनेशन जो है वो ये है कि सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। अब कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर हैं। सो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। कंप्यूटर प्रोग्राम का दूसरा नाम जो है वो सॉफ्टवेयर है। आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन कीजिएगा अपनी बुक के ऊपर। और स्टोर करने वाले अमल को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। स्टोर करने वाले प्रोसेस को, स्टोर करने वाले अमल को प्रोग्रामिंग कहते हैं। और प्रोग्रामर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको बता चुका हूँ। सो इस चैप्टर में हम सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। ये सी लैंग्वेज है, बहुत मशहूर और मारूफ़ और पुरानी लैंग्वेज, काफ़ी सालों से ये इस्तेमाल होती चली आ रही है। उसको हम चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर, ये सी लैंग्वेज का जो डेवलपर है, इसका जो मुजिद है, वो उसका नाम डेनिस रिची है। और 1969 से लेकर 1973 के दरमियान का जो अरसा है उसमें सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई है। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको स्टोर किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब ये स्टोर कैसे किए जाते हैं? बोल के स्टोर किए जाते हैं या इशारों के ज़रिए से स्टोर किए जाते हैं? किस तरह से स्टोर किए जाते हैं? तो आपने याद रखना है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको लिख कर राइट करके स्टोर किए जाते हैं। ओके, सो ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम का मकसद आपको बताना ये है कि कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के पास बज़ाते ख़ुद अपना कोई दिमाग, कोई ब्रेन नहीं होता। ये जो आप उसको कहोगे वो उसको परफॉर्म करेगा। उसको कोई अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, कोई हलाल हराम की पहचान नहीं है। आप जो उसको कहेंगे वो वैसा ही उसको परफॉर्म कर देगा। सो ये इंसान पे डिपेंड करता है, प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि वो उससे किस तरह से काम करवाना चाहता है, किस तरह का उसको रिज़ल्ट या किस तरह का आउटपुट उसको चाहिए। तो वो उसके मुताबिक जो है वो प्रोग्राम करता है, इंस्ट्रक्शंस जो है उनको स्टोर करते हैं। ओके, सो अभी मैं बता रहा था कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको राइट करके, उनको लिख के स्टोर किए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कहाँ लिखे जाते हैं?
दीवार के ऊपर लिखे जाते हैं, पेज के ऊपर लिखे जाते हैं, टेबल के ऊपर लिखे जाते हैं, फ़र्श के ऊपर लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं? आपने याद रखना है, ये जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं इनको एक एप्लीकेशन में, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप बुक को फॉलो करें, एक सॉफ्टवेयर आईडीई में लिखे जाते हैं। तो आईडीई की मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक जगह है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखे जाते हैं। आईडीई के अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इस इन्वायरमेंट में, इस जगह ये वो जगह है जहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिख के कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये शक्ल में किस तरह से दिखता है, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है। ओके, सो बहुत सारे आईडीईज़ मौजूद हैं। विजुअल स्टूडियो है, एक्स कोड है, कोड ब्लॉक्स है, डेव सी प्लस प्लस हैं। बहुत सारे आईडीईज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये बहुत सारी जगहें अवेलेबल हैं जहां आप जाके इंस्ट्रक्शंस लिख के कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। हम अपने इस टेक्स्ट बुक में कोड ब्लॉक्स को फॉलो करेंगे। तो कोड ब्लॉक्स का जो सॉफ्टवेयर है ये आपने इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में, और इसको इंस्टॉल करने का तरीका मैंने अपनी एक और यूट्यूब वीडियो में बताया। सो उस वीडियो को देखें और कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करें। ओके जी, सो अब हम कोड ब्लॉक्स के आईडी में अपना पहला प्रोग्राम लिख के रन करके आउटपुट चेक करने जा रहे हैं। तो कोड ब्लॉक्स इंटरनेट से, वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको उसका आइकॉन आप अपने डेस्कटॉप पे नज़र आएगा। सिंपल आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू फाइल को क्लिक करना है। एम्प्टी फाइल को क्लिक करें माउस की मदद से, और यहाँ इस खाली जगह पे अब आप कोड लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये सारी खाली जगह नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। इसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं और ये आपकी बुक के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस इज़ कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर। सो टेक्स्ट एडिटर के अंदर अब हम कोड लिखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू राइट द कोड। #include stdio.h। ये क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। void स्पेस main ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। याद रखें पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए थे, अब हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट f, और यहाँ पे लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, PROG बस। ठीक है, पूरा प्रोग्राम का पूरा लफ्ज़ नहीं लिखूँगा, फर्स्ट प्रोग। और फिर उसके बाद आपने लिखना है .c लिखना ज़रूरी है। फिर उसको आप सेव करें तो आपकी ये फ़ाइल जो है डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी। और ये सेव कर दिया आपने तो ये देखें कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, सब कुछ।
ओके, फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये इस बटन को क्लिक करना है ग्रीन रंग का, इसको बिल्ड एंड रन का बटन कहते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जो कुछ आपने प्रिंट एफ के ब्रैकेट्स के अंदर लिखा वही ये यहाँ पे ब्लैक विंडो के ऊपर डिस्प्ले हुआ, और इस ब्लैक विंडो को कंसोल विंडो जो है वो कहते हैं या कंसोल स्क्रीन कहते हैं। सो प्रिंट एफ का काम ये है कि ये एक मैसेज को इस ब्लैक विंडो के ऊपर शो करवाता है, डिस्प्ले करता है। इस ब्लैक विंडो को आप आउटपुट विंडो कह सकते हैं, और ये प्रिंट एफ के आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे एक ब्रैकेट है, राइट हैंड साइड पे एक ब्रैकेट है। तो प्रिंट एफ का काम ये है कि दो ब्रैकेट्स के दरमियान जो कुछ भी आप लिखेंगे डबल कोटेशन मार्क में, वो इसको प्रिंट कर देगा इस ब्लैक विंडो के ऊपर। और इस ब्लैक विंडो को कंसोल विंडो कहते हैं, और कंसोल विंडो जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में, या कंसोल स्क्रीन कहते हैं, ये कंसोल स्क्रीन को आप अंडरलाइन कर लें। सो अब यहाँ तक हमने सारा काम जो है वो कर लिया हुआ है। सो दिस आर्टिकल हैज़ बीन कवर्ड। तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें अपने लैपटॉप्स में, कोड ब्लॉक्स वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करें, प्रोग्राम लिखें, रन करें और आउटपुट को चेक करें। ओके जी, अब इसी प्रोग्राम को अब मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ए, और अगली लाइन पे मैं लिखने जा रहा हूँ बी। ठीक है, और सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। ये जो सिंबल है सेमी कॉलन का, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर प्रोग्राम जो है वो चलेगा नहीं और आउटपुट के ऊपर जो है वो एरर आएगा। ये देखिए, अगर मैं सेमी कॉलन नहीं लगाता और इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि और इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्लोज़ करेंगे तो ये जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का बटन जो है वो नज़र आएगा। तो इसको क्लोज़ करेंगे तो ये ग्रीन कलर का बटन जो है वो आपको नज़र आएगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें आउटपुट के ऊपर ये जो लॉग्स वाली विंडो है इसके ऊपर जो है वो मुझे एरर के नाम से एक मैसेज जो है वो नज़र आ रहा है, और वो मुझे ये बता रहा है कि लाइन नंबर 6 में, लाइन नंबर 6 है, लाइन नंबर 6 में कोई मसला है। मसला क्या है? मसला ये है कि मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ। ओके, फिर अब आपने क्या करना है कि कोड लिखने के बाद ये बिल्ड एंड रन के बटन को क्लिक करें। ये देखें कंसोल स्क्रीन के ऊपर ए और बी जो है वो एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। ठीक है, सो ये ब्लैक कलर की स्क्रीन को कंसोल स्क्रीन कहते हैं, और ए बी एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। कोड ब्लॉक्स आईडी के अंदर लिखा था। इसमें आपको 3 मेन चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये वाली चीज़ है जिसको हम कहते हैं हेडर और लिंकर सेक्शन। ठीक है, सो ये हेडर सेक्शन क्या होता है? हेडर सेक्शन में कुछ कोड्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। हेडर ये जो इंस्ट्रक्शन है, हेडर का ये जो जुमला है, इसको लिखने से पहले से लिखे हुए कुछ कोड्स जो है वो आपके बनाए हुए कोड के साथ शामिल हो जाते हैं और प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये stdio.h वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो प्रिंट एफ वाला जो कमांड है वो नहीं चलेगा। ये आपने जहन में रखना है। इसको सही तरीके से चलने के लिए इस वाली लाइन का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है वो ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मेन सेक्शन। मेन सेक्शन आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे मेन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, void वॉइड लिखा हुआ है। ये क्या होता है ये बाद में बताऊँगा। और 2 ब्रैकेट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद मेन सेक्शन के बाद आपको एक और तीसरा हिस्सा नज़र आ रहा होगा जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
तो इसको कहते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। और इस बॉडी के अंदर वो तमाम अहकामात लिखे जाते हैं जो आपने कंप्यूटर को देने हैं, जो आपने कंप्यूटर के अंदर महफूज करने हैं, जो आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने हैं, ताकि कंप्यूटर जो है वो अपना काम आपके लिए कर सके। तो याद रखिए कि बॉडी के अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखे जाते हैं, तमाम अहकामात जो है वो लिखे जाते हैं। तो इस वाले प्रोग्राम में या इस वाले कोड में दो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक printf a और एक printf b। और दोनों का क्या काम है? दोनों का काम है a को और b को डिस्प्ले करना कंसोल स्क्रीन के ऊपर। कंसोल स्क्रीन याद रखिए एक ब्लैक कलर की स्क्रीन है, तो ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर a और b को डिस्प्ले करना printf का काम है। अच्छा, इसके अलावा ये बॉडी जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, मेन सेक्शन है और ये कुछ हेडर सेक्शन है, इनके मजमूए को कोड या प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया कि प्रोग्राम में कोड क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस के मजमूए को, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और या अ सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड कोड और प्रोग्राम। ओके, अब कुछ चीज़ें जो है वो नोट करने वाली हैं। नंबर 1, जो सी लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक सीक्वेंस के तहत चलती हैं, सीक्वेंस के तहत जो है रन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल printf a, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली इंस्ट्रक्शन पहले चलेगी, इसके चलने के बाद printf b वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसी वाले प्रोग्राम को रन करें और printf b वाली इंस्ट्रक्शन पहले चले, यानी b जो है वो पहले प्रिंट हो जाए और फिर printf a जो है ये चले और a जो है वो बाद में प्रिंट हो जाए। ये नहीं होगा। इसको किया जा सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये आगे जाके हम पढ़ेंगे जब हम इफ़ एल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो उसको स्टडी करेंगे। तो इस वाले प्रोग्राम के अंदर पहले ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो चलेगी, फिर ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है चलेगी। सो ख़ुलासा ये है कि सी लैंग्वेज जो है, सी प्रोग्राम जो है, सी कोड जो है, ये एक तरतीब के साथ चलती है। और वो तरतीब क्या है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे एक ख़ास तरतीब से ये कोड जो है वो चलता है, प्रोग्राम जो है वो चलता है और आप इसकी तरतीब को चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा इसकी चलने की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे होगी। ठीक है, आप इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहें ना ये नीचे से ऊपर चले, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहें कि ये लेफ़्ट टू राइट चले, दैट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल, वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने जहन में रखनी है, और यही कुछ आपके बुक में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो सीक्वेंस यहाँ पे यहाँ पे तो सीक्वेंस के तहत सी लैंग्वेज जो है वो चलती है। ओके, दूसरी बात जो अपने जहन में रखनी है वो ये है कि सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव। तो इसको आप अंडरलाइन कर लें, सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये जो प्रिंट एफ का पी जो है इसको कैपिटल कर दें, तो प्रिंट कैपिटल पी वाला जो प्रिंट एफ है, कैपिटल पी वाला जो प्रिंट एफ है और जो स्मॉल पी वाला जो प्रिंट एफ है, कैपिटल पी वाला प्रिंट एफ और स्मॉल पी वाला जो प्रिंट एफ है, दोनों एक चीज़ नहीं है। ये आपने जहन में रखना है, दोनों एक चीज़ नहीं है। कंप्यूटर जो है वो इसको अलग चीज़ समझेगा और कंप्यूटर इस चीज़ को अलग चीज़ समझेगा। तो दोनों एक चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी जो है वो स्मॉल है और यहाँ पे पी जो है वो कैपिटल है, केस सेंसिटिव है। यहाँ पे अपर केस पी यूज़ हुआ है, अपर केस पी, और यहाँ पे लोअर केस पी जो है
वो यूज़ हुआ है। और वैसे भी जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है वो चलेगा नहीं, क्योंकि ये कोड के असूल, कोड के रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जी यहाँ पे हो रही है। तो इसको जब आप रन करेंगे तो ये देखें आउटपुट पे एरर आ गई। ओके, तीसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है और वो ये है कि ईच स्टेटमेंट एंड्स विद द सेमी कॉलन, या ईच इंस्ट्रक्शन एंड्स विद द सेमी कॉलन। ये ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे एक सेमी कॉलन जो है वो ज़रूर होना चाहिए, वरना आउटपुट के ऊपर आउटपुट आएगा नहीं, लॉग विंडो के ऊपर, लॉग विंडो के अंदर जो है वो एरर आ जाएगा। ओके, अब एक एक्टिविटी जो है वो हम करते हैं, एक्टिविटी 1.1। 1.1 तो हाँ अच्छा, ये तो आपने खुद करना है। एक्टिविटी है 1.4। सो आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, यानी आपने बताना है कि इसमें कितने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसमें 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो है वो ये है, और इसको हम कहते हैं लिंकर या हेडर सेक्शन, लिंकर या हेडर सेक्शन। दूसरा पार्ट जो है वो ये है, इसको हम कहते हैं मेन सेक्शन। और तीसरा जो पार्ट है वो ये है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, सो ये एक्टिविटी 1.4 जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ एक्टिविटी 1.2, ओपन द आईडी इंस्टॉल्ड ऑन योर लैब कंप्यूटर एट द प्रोग्राम रिटर्न 1.2। ओके, ये भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आपके लिए। कोड ब्लॉक्स आपने ओपन करना है और कोई भी प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, चाहे मेरा वाला प्रोग्राम लिख लें, चाहे आप बुक के अंदर जो प्रोग्राम मौजूद है वो लिख लें, दोनों एक ही बात है। एक्टिविटी 1.1, यूज़ अ वेब ब्राउज़र टू फाइंड आउट डिफरेंट आईडीज़ दैट कैन बी यूज फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गूगल क्रोम खोल लें स्मार्टफोन में या लैपटॉप में, और उसके सर्च बॉक्स में आप लिखें आईडीज़ फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई से 3 आप आईडीज़ जो हैं वो गूगल से सर्च करके यहाँ पे आप लिख दें, तो आपका एक्टिविटी 1.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कमेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कमेंट्स, और कमेंट्स का जो टॉपिक नंबर है वो बनता है 1.2.3। ओके, सो से फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा कोड है और मैं ये कोड लिख देता हूँ और लैपटॉप को बंद कर देता हूँ। 50 साल बाद, 100 साल बाद जब दोबारा मैं लैपटॉप को ओपन करता हूँ और मैं अपने कोड को पढ़ूँगा, तो मैं देखूँगा कि मुझे अपने कोड की समझ नहीं आ रही होगी उस वक्त। और ये ऐसा होता है, जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, होता भी है। आपको अपने लिखे हुए कोड की 5 साल बाद, 10 साल बाद, इवन के 2 या 3 दिन बाद समझ नहीं आ रही होती। अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है। ये एक नेचुरल, एक ह्यूमन के अंदर नेचुरल एक चीज़ होती है कि इंसान को भूल जाता है। इंसान अपने लिखी हुई चीज़ें जो हैं, अपनी मुंह से की गई बातें जो हैं, अपने हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो भूल जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो प्रोग्राम डिस्क्राइब करने के लिए या प्रोग्राम को डिटेल में मतलब डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, अब ये देखें, ये मैं एक कमेंट जो है लिखने जा रहा हूँ प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए। और इसके लिए मैं ये /* और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस प्रोग्राम प्रिंट्स A and B, और फिर मैं कमेंट्स को जो है वो क्लोज़ करूँगा, स्टार और हैश डाल के इसको क्लोज़ करूँगा। तो ये मैंने एक कमेंट जो है वो लिख दिया है।
अब 50 साल बाद 100 साल बाद जब मैं दोबारा अपने कोड को ओपन करूँगा और उसको पढ़ूँगा, मुझे समझ आ जाएगी कि ये प्रोग्राम जो है वो कर क्या रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो ए और बी को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस प्रोग्राम प्रिंट्स ए एंड बी। अब इस कमेंट को लिखने का तरीका क्या है, आप नोट करें। इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे असल जुमला जो है कमेंट का वो ये है। तो असल जुमले के लेफ़्ट हैंड साइड पे एक फॉरवर्ड स्लैश है और एक स्टैरिक है। असल जुमले के राइट हैंड साइड पे एक स्टैरिक है और एक फॉरवर्ड स्लैश है। सो दिस इज़ द वे टू राइट अ कमेंट। और इसी तरह आप हर लाइन के आगे भी कमेंट जो है वो लिख सकते हैं। उसका तरीका क्या है, डबल फॉरवर्ड स्लैश आपने लिखना है कीबोर्ड की मदद से, और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं कि दिस लाइन प्रिंट्स ए। इसी तरह यहाँ पे डबल स्लैश लगा के आप लिख सकते हैं दिस लाइन या इंस्ट्रक्शन प्रिंट्स बी। ठीक है, अब हम इस कमेंट को मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तो मैं इसको कॉपी और पेस्ट करने जा रहा हूँ अपने वाइट बोर्ड में, अपने नोट्स में। आप लोग भी नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको समझ आ जाए एक एक लाइन की, एक एक वर्ड की। सो ये मेरा प्रोग्राम है। इसको, ये जो ग्रे कलर में आपको ये जुमला नज़र आ रहा है, इनको हम क्या कहते हैं, कमेंट्स कहते हैं। जो कमेंट फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक से शुरू हो जाए और स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश पे ख़त्म हो जाए, ये स्टैरिक का निशान होता है। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर आपको स्टैरिक का निशान 8 के ऊपर नज़र आ रहा होगा। आप अपने कीबोर्ड को देखें, इस वीडियो को पॉज करें तो 8 के ऊपर, जहाँ 8 लिखा हुआ है, आपको उसके ऊपर स्टैरिक का निशान नज़र आ रहा होगा। तो शिफ्ट दबा के आप 8 को प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर स्टैरिक जो है प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह कीबोर्ड के ऊपर आपको फॉरवर्ड स्लैश का निशान भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सो फॉरवर्ड स्लैश को वाला जो बटन है उसको बस आपने प्रेस करना है, शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट जो है, शिफ्ट का बटन की निशानी ये है कि इसके ऊपर शिफ्ट लिखा होगा या उसके ऊपर एरो जो है वो बना होगा, इस तरह का एरो बना होगा कीबोर्ड के ऊपर। तो ये तरीक़ाकार है शिफ्ट बटन को इस्तेमाल करने का। तो ये बटन्स, ये सारी कीज़ यूज़ करके आप ये जो कमेंट है इसको लिख सकते हैं। और इस कमेंट का एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप 3 या 1 से ज़ायद लाइन में इस कमेंट को लिख सकते हैं। तो मैं दूसरी लाइन में भी कमेंट लिख सकता हूँ, यहाँ पे माई नेम इज़ रेहान। ठीक है, ये देखें अब ये जो कमेंट है अब ये 2 लाइन्स पे मुश्तमिल है। 2 लाइन्स में मैंने ये कमेंट जो है वो लिखा है, इसलिए इसको मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो कहते हैं। आप चाहें 3 में, 5 में, 10 में, जितने मर्ज़ी लाइन्स में इस कमेंट को लिखें, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, जो कमेंट सिर्फ 2 फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होता हो उसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। उसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। सिंगल लाइन कमेंट को आप सिर्फ एक ही लाइन में लिख सकते हैं, मतलब दिस लाइन प्रिंट्स ए, ये सिर्फ एक ही लाइन में लिख सकते हैं। दूसरी लाइन में लिखने की कोशिश करूँगा तो सारा कोड जो है वो ख़राब हो जाएगा और आउटपुट के ऊपर जो है वो एरर आएगा। तो सिंगल लाइन कमेंट की निशानी ये है कि इसके जो शुरू है, इसके जुमले, इस जुमले के शुरू में या इस कमेंट के शुरू में आपको 2 फॉरवर्ड स्लैश नज़र आएंगे। मल्टी लाइन कमेंट की निशानी ये है कि इस कमेंट के शुरू में आपको एक फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और एंड पे एक स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश जो है नज़र आएगा। सिंगल लाइन कमेंट के एंड पे आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये रूल है, आपने इस रूल को फॉलो करना है। सो कमेंट्स का मेन मकसद क्या है? कमेंट्स का मेन मकसद, आइए टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो कमेंट्स लिखने का मकसद ये है, नंबर 1, आप यूज़र जो है यानी प्रोग्रामर जो है उसको अपने कोड की समझ आ जाए। 50 साल बाद, 10 साल बाद जब वो अपने कोड को देखे तो उसको समझ आ जाए कि उसने लिखा गया है और उस कोड का मकसद क्या है। सो ये सेकंड लाइन में बताया गया है। और दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद ये है कि अगर आप अपना कोड जो है किसी और को दे देते हो, किसी दूसरे इंसान को दे देते हो, किसी दूसरे शख्स को देते हो, तो उसको भी समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, कोड का मकसद क्या है, कोड में लिखा क्या हुआ है।
ठीक है। सो दूसरों के लिए आसानी पैदा करने के लिए और अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए कमेंट्स जो हैं वो लिखे जाते हैं। और कमेंट्स क्या हैं? कुछ जुमले हैं, आप चाहे उर्दू में लिखो, रोमन इंग्लिश में लिखो, चाहे प्योर इंग्लिश में लिखो, कुछ ऐसे जुमले हैं जिनको पढ़ के आपको समझ आ जाए कि प्रोग्राम किस चीज़ का है, प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, प्रोग्राम लिखने का मकसद क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट, इस चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। ओके, सो एक्टिविटी 1.5 टिक वैलिड कमेंट्स। इनमें से बताओ कि कौन सा कमेंट सही है और इनमें से कौन से जो जुमले हैं वो कमेंट नहीं है। सो ये कमेंट नहीं है, ये भी कमेंट नहीं है, ये भी कमेंट नहीं है, ये कमेंट है। ठीक है, ये कमेंट नहीं है और ये कमेंट है। ठीक है, ये कमेंट है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें ये जो दो बैकस्लैश है ये नज़र आ रहे हैं, और ये जो आपको स्टैटिक और ये नज़र आ रहा है, ये इसका हिस्सा बन जाएगा, कमेंट का हिस्सा बन जाएगा। सो ये एक कमेंट है। और आप इसको करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार और स्लैश मैंने डाल दिया, प्रोग्राम को मैंने रन किया, कोई मसला नहीं हुआ। इसका मतलब वो बिल्कुल सही है, दैट इज़ अ कमेंट। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स से रिलेटेड। अब जिस तरह इंसान की ज़ुबान में से फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश ले लें, उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं यानी हरूफ हैं। अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के आप अल्फाज बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। अल्फाज को जोड़ के आप सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर मज़मून लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं, सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी कि कंप्यूटर की जो ज़ुबान है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसी तरह डिजिट्स होते हैं। जिस तरह हमारी ज़ुबान में डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, और कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जिस तरह ये हैं। इनको आप यूज़ करके कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। सो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके अल्फ़ाबेट्स यानी अल्फाज, हरूफ चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक, और ये सारे स्पेशल सिंबल्स, ये आपको अपने कीबोर्ड पे ये सारे सिंबल्स जो है नज़र आएंगे। लैपटॉप के कीबोर्ड पे या डेस्कटॉप पीसी के कीबोर्ड में, और अगर आप स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफ़ोन के कीबोर्ड पे भी आपको ये स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके आप कॉन्स्टेंट्स बना सकते हो, वेरिएबल्स बना सकते हो, और कीवर्ड्स जो है वो बना सकते हो। अभी मैंने कीवर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं किया, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा ये होता क्या है। अभी फ़िलहाल हम फोकस करेंगे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स। पहला जो कांस्टेंट है जी, पहला जो कांस्टेंट है वो है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? ये वो कांस्टेंट्स हैं, ये वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो इंटीजर्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, यानी ऐसे कांस्टेंट्स यानी ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 है, 1 2 5 6 है, 3 0 1 1, इनमें कहीं आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह ये डेसिमल पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये इंटीजर नहीं है। वो वैल्यूज़ जिनमें डेसिमल पॉइंट ना हो उनको हम क्या कहेंगे? इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनसे पहले प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड है, हमें पता है, ऑटोमेटिकली पता है कि वो पॉजिटिव है। दूसरे टाइप के जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। ये वो वैल्यूज़ हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है। आप देख सकते हैं 3.14 में डेसिमल पॉइंट है, ये इस वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे इस वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट है। 75 और 75.0 दोनों
डिफरेंट चीज़ें हैं। ये इंटीजर कहलाएगा, ये फ्लोटिंग नंबर कहलाएगा। हालांकि दोनों 75 ही है, लेकिन एक में डेसिमल पॉइंट नहीं है इसलिए इसको इंटीजर कहेंगे, दूसरे में डेसिमल पॉइंट है तो उसको हम फ्लोट नंबर जो है या रियल कांस्टेंट जो है वो कहेंगे। और अगेन ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तीसरा जो कांस्टेंट का टाइप है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। अच्छा, मैं बताता चलूँ, कांस्टेंट जो है ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यूज़ को प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता। या भी चैप्टर नंबर 2 में या 3 में जाके देखेंगे कि प्रोग्राम की मदद से आप वैल्यूज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं। सो ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लें। कांस्टेंट्स जो है वो वैल्यूज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ को प्रोग्राम जो है वो चेंज नहीं कर सकता। सो कांस्टेंट की तीसरी टाइप जो है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कोई भी लेटर हो या कोई भी डिजिट हो, उसको आप सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, दो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखोगे तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो बन जाता है। कोई भी लेटर ले लें, चाहे वो अपर कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल लेटर हो, कोई डिजिट ले लें या कोई स्पेशल सिंबल ले लें। स्पेशल सिंबल याद रखें, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारे स्पेशल सिंबल्स हैं। तो इनमें से यानी अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल में से कोई भी चीज़ ले लें और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिख लें। सिंगल कोटेशन मार्क आपको कीबोर्ड के ऊपर नज़र आएगा, आप देखिएगा इस वीडियो को पॉज करके। आपको सिंगल कोटेशन मार्क जो है 2 दफ़ा सिंगल कोटेशन मार्क लिखना है और उन दोनों के बीच में अल्फ़ाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल लिखें तो इस मजमूए को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लेटर एक लिखा हुआ है, ये एक स्पेशल सिंबल है 2 सिंगल कोटेशन मार्क के दरमियान। सो इन 2 चीज़ों के मजमूए को, यानी लेटर और 2 सिंगल कोटेशन मार्क या 2 सिंगल कोटेशन मार्क और एक इंटीजर, इनके मजमूए को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना डिजिट होनी चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये लिखा हुआ है रियल कांस्टेंट में 75.0 या 1575.76, ये इसको अगर आप लिखोगे तो उसको कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं कहेंगे, यहाँ पे ज़हन में रखना। ओके जी, इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप एक कैरेक्टर कांस्टेंट को एक इंटीजर कांस्टेंट के साथ ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है 9, कैरेक्टर कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि 9 2 सिंगल कोटेशन मार्क, इसको कोटेशन मार्क कहते हैं। ठीक है, QUOTATION कोटेशन, सिंगल कोटेशन मार्क। इसको डबल कोटेशन मार्क कहते हैं, डबल कोटेशन मार्क। तो 2 सिंगल कोटेशन मार्क के दरमियान में ये 9 लिखा हुआ है, इसलिए ये इंटीजर कांस्टेंट है। सो एक इंटीजर कांस्टेंट को आप एक इंटीजर के साथ ऐड नहीं कर सकते। ये खाली इंटीजर है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, ये खाली इंटीजर कांस्टेंट है। तो दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते। ये रूल है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल है और इस रूल को आप वायोलेट नहीं कर सकते। इस रूल की आप खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं कर सकते। तो इस इम्पॉर्टेंट टिप में ये बताया गया। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया कि दो कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं, उनका जवाब वो नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप क्लास 1 से करते चले आ रहे हो। 9 + 8 हमें पता है 17 के बराबर है, लेकिन जब आप सी लैंग्वेज में ये लिखोगे, जो कि हम लिखेंगे अभी नहीं, बाद में लिखेंगे चैप्टर नंबर 2 में या 3 में, उसमें आप देखेंगे कि 9 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो उसका जवाब 17 नहीं आएगा बल्कि कुछ और आएगा। सो ये भी दूसरी बात जो है ये आपने जहन में रखनी है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है वेरिएबल्स। सो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो है आपने जहन में याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर दिमाग होता है। जिस तरह हम इंसानों के अंदर एक दिमाग होता है, कंप्यूटर के अंदर भी दिमाग होता है जिसको मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जिसको मेमोरी कहते हैं। सो मेमोरी के अंदर बहुत सारे कमरे जो हैं वो मौजूद हैं। सो इस मेमोरी के अंदर 4 कमरे मौजूद हैं, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा। तो हर कमरे के अंदर
कोई ना कोई चीज़ जो है वो स्टोर हुई हुई है। कोई नंबर स्टोर हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट स्टोर हो सकता है, ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट जो है वो स्टोर हो सकता है, कोई डेसिमल नंबर जो है वो स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो हर कमरे के अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो स्टोर होती है। सो इस कमरे को, इस एक कमरे को, किसी एक कमरे को हम क्या कहते हैं, मेमोरी लोकेशन कहते हैं, ठीक है। सो हर कमरे को एक ख़ास नाम दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस कमरे का नाम रख सकते हैं से बी, इस कमरे का नाम आप रख सकते हैं से वाई, इस कमरे का नाम आप रख लें से जेड। ये जो कमरों के नाम हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स क्या है? अ वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन क्या है? मेमोरी में मौजूद एक कमरा, मेमोरी में मौजूद एक कमरा, एक रूम को हम क्या कहते हैं, मेमोरी लोकेशन जो है वो कहते हैं। वेरिएबल की खसूसियत क्या है? वेरिएबल की खसूसियत ये है कि आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले कमरे में मैंने 2 स्टोर किया हुआ है, 5 मिनट बाद मेरा दिल किया कि मैंने 2 स्टोर नहीं करना बल्कि 5 स्टोर करना है, तो आप उसी कमरे में 5 को स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो जो पिछला वाला 2 है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। तो एक कमरे में एक चीज़ जो है वो स्टोर हो सकती है। ओके जी, अब मैं अपने कोड में वेरिएबल्स बनाना चाहता हूँ और उनको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2-3 में, यानी फ्यूचर के लेक्चर्स में हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम फोकस करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। सो मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ ए के नाम से, और उसके अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ एक नंबर से 1। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपने मेन बॉडी में आना है। आपको याद होगा मैंने पहले बताया था कि इसको क्या कहते हैं, ये जो ये ग्रे पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। सो बॉडी के अंदर आपने लिखना है ए, ठीक है। तो इस ए के अंदर मैंने स्टोर करना है 1, तो मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू 1। और आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है रूल क्या है, हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे सेमीकोलन जो है वो लगाना है। सो ए इज़ इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ए से पहले मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, वो क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा INT और यहाँ पे मैं स्पेस लिखूँगा। ओके, सो इंट स्पेस ए इज़ इक्वल टू 1, ये मैंने ये वेरिएबल जो है वो लिख दिया हुआ है यहाँ पे। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इस ओके, सो अभी प्रिंट वाला काम इस चैप्टर में नहीं, वो आगे चैप्टर में है। तो जब मैं इसको रन करूँगा, इसको क्लोज़ करने के बाद मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, ये देखें आउटपुट पे कुछ भी नहीं आया क्योंकि मैंने प्रिंट एफ लिखा ही नहीं, ठीक है। आगे जाके देखेंगे कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कैसे किया जाता है। सो प्रोग्राम को रन करने से क्या हुआ, 1 जो है वो ए के अंदर स्टोर हुआ है। असल में क्या हुआ, असल में ये 1 कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हुआ है। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक कमरा है ए के नाम से, वहाँ पे जाके ये स्टोर हुआ है। सो ये वो काम हुआ जो इस बटन को क्लिक करने के बाद कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो देखने वाली हैं, वो ये है कि हम इस काम को इस तरह से भी कर सकते थे। इंट ए लिखता, फिर यहाँ पे लिखता ए इज़ इक्वल टू 1, ये भी परफेक्टली फ़ाइन है, कोई इशू नहीं है। इसको रन करें, ठीक है। तो रन करने से क्या हुआ, अगेन 1 जो है वो ए के अंदर स्टोर हुआ। तो ये वाला प्रोग्राम और इससे पहले वाला प्रोग्राम जिसमें इंट ए इक्वल टू 1 मैंने लिखा एक ही लाइन में, दोनों प्रोग्राम्स जो हैं वो सेम है। डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, डिफरेंस जो है वो क्या है। सो अब मैं इसको कॉपी और पेस्ट करने जा रहा हूँ अपने वाइट बोर्ड के ऊपर। ये मेरा वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया है।
सो दिस इज़ द प्रोग्राम, और इसको अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, सो इस कोड को अब हम ज़रा डिटेल में देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें आप देख सकते हैं कि इस वाली लाइन में क्या हुआ है। इस वाली लाइन में एक वेरिएबल पैदा हुआ है, या एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट हुआ है। सी लैंग्वेज में इस अमल को डिक्लेरेशन कहते हैं। इस अमल को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? वेरिएबल को क्रिएट करना। सो वेरिएबल को क्रिएट करने वाले अमल को वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। और वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? आपने दो चीज़ें लिखनी हैं। नंबर वन, यहाँ पे देखें, इस वाली लाइन में दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वाज़े तौर पे। स्पेस से पहले एक चीज़, स्पेस के बाद दूसरी चीज़। स्पेस से पहले जो ब्लू रंग में आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है, इसको कहते हैं डाटा टाइप, DATATYPE, डाटा टाइप। और स्पेस के बाद जो आपको ये चीज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन में स्पेस के बाद जो आपको चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, ये है वेरिएबल का नाम, ये है वेरिएबल नेम, या इसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं, आइडेंटिफायर, ठीक है। ओके, सो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? डाटा टाइप आपने लिखना है, स्पेस देनी है, और फिर वेरिएबल का नेम या आइडेंटिफायर आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, नाउ डाटा टाइप और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ INT नहीं है। CHAR भी आप लिख सकते हो, आप FLOAT भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो और भी चीज़ें लिख सकते हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तीन डाटा टाइप्स नॉर्मली यूज़ होते हैं, INT, CHAR, FLOAT, फ्लोट। अच्छा, वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर के जो नेम्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अभी हम देखने जा रहे हैं। वो रूल्स क्या हैं? ओके, सो रूल्स क्या हैं? टेक्स्ट बुक की तरफ वापस आएँ तो रूल्स जो हैं वो ये हैं। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, अपर केस या लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन, ठीक है। इन तीन चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ नेम के अंदर नहीं आ सकती। नंबर 2, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। यानी अगर आप वेरिएबल का नाम रखते हैं से 1A, ये अलाउड नहीं है, या आप लिखते हैं 2B, ये अलाउड नहीं है, या आप लिखते हैं 3Y, ये अलाउड नहीं है। वेरिएबल का नाम हमेशा किसी लेटर से शुरू होना चाहिए या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं अंडरस्कोर 1A। अब ये ठीक है, वेरिएबल का ये नाम ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत अंडरस्कोर से, इसको अंडरस्कोर कहते हैं, ठीक है। ये जो छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही है 1 के बिल्कुल बेस के साथ, 1 की बेस के साथ, इसको अंडरस्कोर कहते हैं। और आपके कीबोर्ड के ऊपर अंडरस्कोर लिखने की मौजूद है, और अंडरस्कोर लिखने का तरीका ये है कि आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करें, और इसको प्रेस ही रखें, इसको दबाए रखें, और साथ ही आप अंडरस्कोर वाला जो बटन है उसको प्रेस करें। अंडरस्कोर वाला बटन जो है ये आपको 0 के बटन के साथ नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो को पॉज करें और अंडरस्कोर लिखने की कोशिश करें कंप्यूटर के ऊपर। ओके, सो पॉइंट नंबर 3, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं? आप ज़रा आएँ अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ, और ये टेबल गिवन है यहाँ पे। सो इन वर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एज वेरिएबल नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये नहीं लिख सकते INT
एल्स, ठीक है, INT स्पेस एल्स ये नहीं लिख सकते आप, क्योंकि एल्स जो है वो कीवर्ड है। इसी तरह आप ये नहीं लिख सकते INT यूनियन, ठीक है, क्योंकि यूनियन जो है ये कीवर्ड है। अब कीवर्ड जो है वो क्या चीज़ है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो क्या है। ओके, सो कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स जो हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब कंप्यूटर को पहले से पता है, आपको प्रोग्रामर को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जी, सो डेफिनेशन इसकी ये लिखी हुई है कि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, यानी ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, हैविंग ईच वर्ड हैज़ इट्स स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, आप समझ लें ये कंप्यूटर है, ठीक है। सो इनके ये जो वर्ड्स है ऑटो, ब्रेक, डबल, इंट, इन सब का मतलब जो है कंप्यूटर को पहले से पता है। आपको ख़ुद से इनका मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर को। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, रिज़र्व वर्ड्स कहते हैं या कीवर्ड्स कहते हैं। सो ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं। वेरिएबल्स के नाम जब आप सेलेक्ट करते हैं तो नेम्स ऑफ वेरिएबल्स के लिए ये 3 रूल्स जो हैं वो आपने जहन में रखने हैं। रिज़र्व वर्ड यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो, यूनियन, इस तरह के अल्फाज वेरिएबल नेम के तौर पे आप यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। सो इस लाइन को हम वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। कोड में इस वाली लाइन को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन की निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि आपको एक ब्लू रंग में एक वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा जिसको कीवर्ड कहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ देर पहले मैंने कीवर्ड्स की लिस्ट दिखाई थी, उसमें INT लिखा हुआ है। सो कीवर्ड लिखा होगा, उस कीवर्ड को डाटा टाइप भी कहते हैं। ज़्यादातर उसको डाटा टाइप के नाम से जाना जाता है। डाटा टाइप की 3 किस्में हैं, INT, CHAR, फ्लोट, और स्पेस के बाद वेरिएबल का नाम। लेकिन आपने कुछ असूल जो हैं वो जहन में रखने हैं वेरिएबल नेम लिखने के लिए। ओके, सेकंड लाइन जो सेकंड लाइन है, इसमें आप क्या कर रहे हो या कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो 1 को A के अंदर स्टोर कर रहा है। तो जब 1 A के अंदर स्टोर होगा, इस अमल को हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहेंगे। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इस अमल को कहेंगे। ओके, सो एक ही डेटा टाइप से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख सकता हूँ INT A, और मैं चाहता हूँ कि B वेरिएबल भी क्रिएट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉमा लिख के B और सेमीकोलन। सो एक ही डाटा टाइप लिख के मैं दो वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकता हूँ, 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसी तरह मल्टीपल वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग 1 डाटा टाइप। आप लिख सकते हैं इंट A, B, C, D, सो ऑन, आप Z तक जा सकते हैं, आप कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो एक ही डाटा टाइप की मदद से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेटेड है डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। नेम ऑफ अ वेरिएबल भी कर लिया है हमने। वेरिएबल डिक्लेरेशन यह भी मैंने बता दिया था आप लोगों को कि एक ही डाटा टाइप से आप मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी मैंने अनसाइंड इंट के बारे में नहीं बताया, फ्लोट के बारे में भी नहीं बताया, अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया हुआ। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का रूल क्या है? रूल ये है कि आपने डाटा टाइप लिखना है, स्पेस देनी है और वेरिएबल का नाम लिखना है और इज़ इक्वल टू लिखना है और वो वैल्यू जिसको आपने यहाँ पे स्टोर करना है। ये वैसे ही जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में मैंने लिखा था इंट A इज़ इक्वल टू 1। तो आप चाहे एक ही लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर लें, आप चाहें इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन 2 अलग अलग लाइनों में भी कर सकते हैं, जिस तरह ये
यहाँ पे हुआ हुआ। तो इस वाले प्रोग्राम में डिक्लेरेशन यहाँ पे हो रही है और इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रही है, जबकि इस वाले प्रोग्राम में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जो है वो एक ही लाइन में हो रही है। ये बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है, आप ये कर सकते हैं। ओके, सो आपने देखा होगा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने इंट ए इक्वल टू 1 लिखा हुआ था और मैंने वहाँ पे ये बताया था कि आप यहाँ पे इंट की जगह पे फ्लोट लिख सकते हैं या char लिख सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर आपने किसी वेरिएबल में इंटीजर स्टोर करना हो, किसी वेरिएबल के अंदर इंटीजर स्टोर करना हो, तो उस वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो int होना चाहिए, सो एक टेबल आप बना लें, यहाँ पे आप लिख लें डाटा टाइप, यहाँ पे आपने लिखना है वो चीज़ जिसको आपने स्टोर करनी है। तो अगर आपने इंटीजर स्टोर करना है, याद रखें इंटीजर क्या है, इंटीजर वो नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो आप डाटा टाइप कौन सा यूज़ करेंगे, आप int वाला डाटा टाइप जो है वो यूज़ करेंगे। अगर आपने वेरिएबल में कोई डेसिमल नंबर यानी रियल वैल्यू जो है वो स्टोर करनी हो, रियल कांस्टेंट जो है वो स्टोर करना हो, टॉपिक नंबर 1.3.1 में हमने इसको डिस्कस किया था। सो रियल कांस्टेंट स्टोर करने के लिए, यानी डेसिमल नंबर, जिस तरह ये एक डेसिमल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है, इन डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए जो डाटा टाइप यूज़ होगा वो होगा, उसका नाम है फ्लोट। और अगर आपने कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करना है तो आप char डाटा टाइप जो है वो यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे 1.5 स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा और int की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा फ्लोट। अगर मैंने a के अंदर कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करना है, ओके, सो आपने याद रखना है कि सिंगल कोटेशन मार्क में सिर्फ एक चीज़ आ सकती है। वो एक चीज़ जो है वो एक अल्फ़ाबेट हो सकता है या एक डिजिट हो सकती है या वो एक स्पेशल सिंबल जो है वो हो सकता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल कोटेशन मार्क में एक अल्फ़ाबेट, एक डिजिट या एक स्पेशल सिंबल जो है वो आ सकता है, तभी वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, वरना वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा और ना ही वो कहलाएगा। ये अपनी जहन में रखना, ठीक है, वरना वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, वो कुछ और ही कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा, वो हम फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे। सो कैरेक्टर कांस्टेंट को अगर मैंने स्टोर करना हो ए के अंदर तो डाटा टाइप मुझे क्या रखना पड़ेगा, मुझे रखना पड़ेगा char, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। ओके, अब इसी प्रोग्राम को लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर अच्छा ये जो अगर मैंने एक नेगेटिव नंबर जो है वो स्टोर करना हो ए के अंदर, से मैंने -1 स्टोर करना है, तो इंट int लिखना जो है वो काफ़ी है। ये वाला जो डाटा टाइप है ये बिल्कुल दुरुस्त है नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए। या तो आप int लिखें या आप लिखें साइंड int, या ये लिखें, दोनों का काम क्या है, नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स को स्टोर करना। तो इसकी एक रेंज है, वो रेंज जो है वो बुक के अंदर गिवन है। रेंज क्या है, इस इंटीजर से लेकर इस इंटीजर तक आप इंट डाटा टाइप वाले वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस इंटीजर से लेके, इस नेगेटिव नंबर से लेके इस पॉजिटिव नंबर तक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2147 एंड सो ऑन, आखिरी जो डिजिट है वो है 8। इसी तरह यहाँ पे है +2147, काफ़ी लंबा नंबर है तो मैं आखिरी डिजिट लिखूँगा वो है 7, ये आखिरी डिजिट 7 मैंने लिख दिया।
तो इस नंबर से लेके इस नंबर तक जितने भी बीच में नंबर्स आ रहे हैं, ये फ़र्ज़ करें ये 0 है, फिर ये 1 है, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आप इंट वाले वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इंट वाले वेरिएबल या साइंड इंट लिखें या इंट लिखें, एक ही बात है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ अनसाइंड इंट लिखते हैं, अगर आप यहाँ पे अनसाइंड इंट लिखते हैं, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप अनसाइंड इंट लिखते हैं तो क्या होगा, कंप्यूटर आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ स्टोर करने की इजाज़त देगा। और उसकी भी एक रेंज है। वो रेंज क्या है? वो रेंज है 0 से लेके 4294, इतना बड़ा नंबर है। 0 से लेके इस नंबर तक जितने भी वैल्यूज़ हैं वो आप ए के अंदर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? तो इस इतने बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनसाइंड इंट वाला जो डाटा टाइप है ये यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह डेसिमल नंबर को स्टोर, एक ख़ास रेंज ऑफ डेसिमल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या रियल जो वो है कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? रियल कांस्टेंट्स, जो आपने पीछे पढ़ा है आर्टिकल 1.3.1 में। तो रियल कांस्टेंट स्टोर करने का तरीका क्या है? वही आपने क्या लिखना है? फ्लोट, डाटा टाइप लिखना है फ्लोट ए, ये डिक्लेयर हो गया। फिर आप लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू 1.1। सो कौन कौन सी वैल्यूज़ आप ए के अंदर स्टोर कर सकते हैं? 3.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -38 से लेके 3.4 इंटू 10⁻38 तक ये रेंज जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये नंबर्स की रेंज है। 0, ये जो 3.4 इंटू 10⁻38 वाला नंबर है, ये 0 के बहुत करीब वाला नंबर है, बहुत करीब, 0 के बहुत बहुत करीब वाला नंबर है। जबकि 3.4 इंटू 10⁻38 ये बहुत बड़ा नंबर है। 3.4 इंटू 10⁻38 यानी 3.4, यानी इसमें तकरीबन आप कह सकते हैं इसमें कोई 40 डिजिट्स है। 3 और 4 मिला के 3 4 के बाद 38 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 3 4 0 0 0 0 0, ये ज़ीरो जो है ये 38 टाइम्स आप लिखें तो इतना बड़ा नंबर बनता है। जबकि ये वाला जो नंबर है वो ये है जो 0 के बहुत करीब है। तो इस रेंज वाले नंबर्स जो हैं वो फ्लोट वाले वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं। जबकि कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर आप कांस्टेंट कैरेक्टर वाली जो चीज़ें हैं वो स्टोर कर सकते हैं, यानी ए या एक्स या 1, इस तरह की चीज़ें। कैरेक्टर कांस्टेंट्स जो है वो आप कैरेक्टर वाली डाटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कोड ब्लॉक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। तो गूगल क्रोम आपने ओपन करना है, फिर उसके बाद आपने सर्च बॉक्स में टाइप करना है कोड ब्लॉक्स, एंटर प्रेस करें। कोड ब्लॉक्स की वेबसाइट गूगल सर्च में आपको नज़र आ रही है। डाउनलोड पे क्लिक करें और फिर उसके बाद आपने डाउनलोड्स पे जाना है। बाइनरी रिलीज़ पे क्लिक करना है, विंडोज़ 10, और यहाँ से इसको आप क्लिक करें और ये वाला जो सेटअप है 64 बिट वाला इंक्लूडिंग कंपाइलर, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो इंश्योर करें, आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी जो विंडोज़ है वो 64 बिट की हो। अभी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे देखना है, ये कैसे देखा जाएगा, ये कैसे पता लगाया जाएगा कि कंप्यूटर जो है वो 64 बिट की है या नहीं है। तो इसको पहले आप क्लिक करें। ठीक है, तो अब ये देखें ये डाउनलोड हो रही है फ़ाइल, इसको डाउनलोड होने दें। उतनी देर में मैं आपको बताऊंगा कि 64 बिट कैसे चेक किया जाए। ये जो पीसी है, मेरे पास जो विंडोज़ है ये विंडोज़ 10 है, तो विंडोज़ 10 के लिए मैं बता रहा हूँ।
ये जो दिस पीसी वाला जो आइकॉन है, इसको राइट क्लिक करें माउस से, फिर प्रॉपर्टीज़ में आएँ और प्रॉपर्टीज़ में आपने देखना ये है, ये चीज़ आपने देखनी है। तो अगर ये 64 बिट यहाँ पे लिखा हुआ है 64 बिट, तो इसका मतलब ये है कि आप 64 बिट वाला जो सेटअप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे 32 बिट लिखा नज़र आ जाए, अगर यहाँ पे 32 बिट लिखा नज़र आ जाए, तो आपने ये इसको क्लिक करके इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो आपने चेक करना है कि आपकी जो विंडोज़ है 64 बिट की है या 32 बिट की है, और उसके मुताबिक या तो इसको सेलेक्ट करें, वो जो विंडोज़ 64 बिट इंक्लूडिंग कंपाइलर, ये वाला एक नहीं इससे पहले वाला मैंने कहीं डाउनलोड किया है, आई थिंक वो भी नज़र नहीं आ रहा। विंडोज़ 64 बिट वाला सेलेक्ट करना है या फिर विंडोज़ 32 बिट वाला। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा मज़ीद उसका प्रोसेस क्या है इंस्टॉल करने का। ओके जी, सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। बस आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करें, आई एग्री पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, और आपकी मर्ज़ी है सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है, सी ड्राइव में इंस्टॉल कर दें। और ये भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो जारी है। ठीक है, सो अगर आपने ये देखना हो कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, ये जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की है ये कहाँ पे पड़ी है, बस आपने यहाँ पे जाना है और आपने इस फोल्डर को क्लिक करना है। तो ये फ़ाइल पड़ी हुई है डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में ये फ़ाइल जो है वो पड़ी हुई है। तो मैं ये गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से अपने जो सेटअप की फ़ाइल है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं या कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो शायद आपको इन स्टेप से वो फ़ाइल जो है वो ना मिले, आपको फिर कुछ और करना पड़ेगा। ओके, इंस्टॉल करने के दौरान ये एक मैसेज आया है, और डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक्स नाउ, यस पे क्लिक करें। तो कोड ब्लॉक्स वाला जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। कोड ब्लॉक्स में ओके, इसको आपने ओके कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, फिनिश कर देना है, बस ओके पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो कोड ब्लॉक्स यूज़ करके कोड कैसे लिखना है, सेव कैसे करना है, रन कैसे करना है, वो मेरी अगली वीडियो में आप देख लीजिएगा। शुक्रिया।